नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म हिंदी की राही में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की प्रमुख बोलियां। यह टॉपिक आपको यूजीसी नेट हिंदी तथा टीजीटी पीजीटी आदि परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहेगा। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हिंदी की बोलियां भारत में विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती हैं। इनमें से कई बोलियां साहित्य, संस्कृति और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हिंदी की बोलियों को मुख्य रूप से पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी में विभाजित करके देखा जा सकता है। सबसे पहले हम पश्चिमी हिंदी की बोलियों का अध्ययन करेंगे। इनमें आती है सबसे पहले हमारी खड़ी बोली। खड़ी बोली का क्षेत्र है दिल्ली, मेरठ और इसके आसपास का क्षेत्र। इसकी विशेषताएं हैं कि खड़ी बोली हिंदी की मानक रूप है। जो हमारा हिंदी का मानक रूप है वह खड़ी बोली ही माना जाता है। दूसरा, यह शिक्षा, साहित्य, प्रशासन और मीडिया में प्रयोग की जाती है। जैसे इसका उदाहरण है, मैं स्कूल जाता हूँ। यह वाक्य हमारी खड़ी बोली में है। ऐसे ही अगर हम बोलें कि हम हिंदी पढ़ते हैं, तो यह वाक्य हमारा खड़ी बोली के अंतर्गत ही आता है। दूसरी बोली आती है ब्रजभाषा। इसका क्षेत्र है मथुरा, आगरा और ब्रज क्षेत्र। इसकी विशेषताएं हैं, ब्रजभाषा को कृष्ण भक्ति साहित्य की भाषा माना गया है। दूसरा, सूरदास और मीराबाई जैसे कवियों ने ब्रजभाषा में रचनाएं की। जैसे उदाहरण दिया है, मोर मुकुट मकरा कृत, छवि छवि लखत ही रसखान। यह रसखान का पद है और ब्रजभाषा में लिखा हुआ है। तीसरी हमारी आती है कन्नौजी। कन्नौजी बोली जो है, इसका क्षेत्र है कन्नौज और इसके आसपास का क्षेत्र। इसकी विशेषताएं हैं कि यह बोली ब्रजभाषा के समान है, लेकिन इसमें कुछ अंतर पाया जाता है। जैसे उदाहरण है, हमरा घर यहाँ है। तो ये जो हमरा है, ये कन्नौजी भाषा में बोला हुआ शब्द है। अगली हमारी बोली है बुंदेली। बुंदेली बोली का क्षेत्र है बुंदेलखंड क्षेत्र, जो जिसमें कि झांसी, सागर और छतरपुर जैसे प्रदेश आते हैं। इसकी विशेषताएं हैं कि खड़ी बोली बुंदेली में साहित्य और लोकगीतों का समृद्ध भंडार है। जो सबसे ज्यादा लोकगीतों का और साहित्य का भंडार पाया जाता है वह हमारी बुंदेली बोली में पाया जाता है। दूसरा उदाहरण है इसका, हमरा गांव में बड़ा मेला लगा है। यह जो वाक्य है यह बुंदेली बोली में बोला गया है। अगली बोली है हमारी हरियाणवी। हरियाणवी का क्षेत्र है हरियाणा और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। इसकी विशेषताएं हैं, हरियाणवी में लोकगीत और संगीत का विशेष महत्व है। उदाहरण है, कितना जाएगा रे। यह जो हमारा वाक्य है यह हरियाणी बोली में है। अगली हमारी दूसरी पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं उनको हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आती है अवधी बोली। अवधी बोली का क्षेत्र है अवध क्षेत्र, जिसमें कि लखनऊ, अयोध्या और फैजाबाद जैसे प्रदेश आते हैं। इसकी विशेषताएं हैं कि अवधी को राम भक्ति साहित्य की भाषा माना गया है। जैसे ब्रजभाषा को कृष्ण भक्ति साहित्य की भाषा माना गया, वैसे ही अवधी को राम भक्ति साहित्य की भाषा माना गया। तुलसीदास ने रामचरितमानस को अवधी में ही लिखा है। उदाहरण है, रघुपति राघव राजा राम। यह जो पद है वह अवधी भाषा में लिखा हुआ है। इसके बाद आती है हमारी बघेली। बघेली का क्षेत्र है बघेलखंड क्षेत्र, जिसमें रीवा, सतना, शहडोल आदि क्षेत्र आते हैं। विशेषताएं हैं, बघेली अवधी के समान है लेकिन इसमें कुछ अंतर है। जैसे हमर घर यहाँ बा, ये जो वाक्य है यह बघेली बोली में आएगा। अगली हमारी है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य। इसकी विशेषताएं हैं, छत्तीसगढ़ी को छत्तीसगढ़ की प्रमुख बोली माना गया है। जैसे उदाहरण है, हमर लइका स्कूल जात है। हमर लइका स्कूल जात है। यह जो वाक्य है यह छत्तीसगढ़ी बोली में आता है। कुछ अन्य बोलियां भी हैं हिंदी की, जैसे कि भोजपुरी। भोजपुरी का क्षेत्र है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। इसकी विशेषताएं हैं, भोजपुरी में लोकगीत और सिनेमा का विशेष महत्व है। उदाहरण है, का हाल बा। यह जो वाक्य है ये भोजपुरी का है और भोजपुरी हमारे विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसके बाद आती है हमारी मैथिली। मैथिली का क्षेत्र बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्र जो हैं वो मैथिली भाषा के अंतर्गत आते हैं। इसकी विशेषताएं हैं कि मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में, जो मैथिली है इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जो कि संविधान के संशोधन 92 में 2003 के अंतर्गत
इसे शामिल किया गया था। इसके साथ 3 अन्य बोलियों को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। फिर आती है राजस्थानी, जिसका क्षेत्र राजस्थान है। इसकी विशेषता है कि राजस्थानी में लोकगीत और कविताओं का समृद्ध भंडार है। जैसे हरियाणवी बोली में लोकगीतों का समृद्ध भंडार था, वैसे ही राजस्थानी में भी लोकगीत और कविताओं का समृद्ध भंडार है। उदाहरण है म्हारो घर यहाँ है, यह राजस्थानी बोली का एक उदाहरण है। हिंदी की बोलियों का महत्व। हिंदी की बोलियों का महत्व है सबसे पहले इसकी सांस्कृतिक पहचान। तो सांस्कृतिक पहचान के अंतर्गत हिंदी की बोलियां भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती हैं कि भारत में कितनी अलग अलग संस्कृतियों की भरपूरता है। इसके साथ ही ये बोलियां लोकगीत, नृत्य तथा साहित्य के माध्यम से जीवित हैं। अलग अलग लोकगीतों में, डांस में तथा जो साहित्य लिखा जाता है उसके अंतर्गत ये बोलियों का समावेश पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा साहित्यिक योगदान। साहित्यिक योगदान के अंतर्गत ब्रजभाषा और अवधि जैसी बोलियों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई जैसे कवियों ने इन बोलियों में रचनाएं की हैं। तुलसीदास ने अवधि और ब्रज दोनों बोलियों में ही रचनाएं की हैं। सामाजिक संवाद। सामाजिक संवाद में हिंदी की बोलियां स्थानीय समुदायों के बीच के संवाद का माध्यम है और ये बोलियां सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देती हैं। जो सांस्कृतिक एकता है और सामाजिक एकता है उसको ये बोलियां बढ़ावा देती हैं। अगला है हिंदी की बोलियों की चुनौतियां। उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले है मानकीकरण का प्रभाव। हिंदी के मानकीकरण के कारण कई बोलियां लुप्त हो रही हैं। जैसे मानकीकरण में हम कुछ शब्दों का कुछ शब्दों को हिंदी भाषा से बाहर कर देते हैं, ऐसे ही कुछ बोलियां भी उन शब्दों के कारण लुप्त हो रही हैं। दूसरा है अंग्रेजी का प्रभाव। अंग्रेजी के प्रभाव से शहरीकरण और अंग्रेजी के बढ़ते हुए प्रयोग ने बोलियों के प्रयोग को कम कर दिया है। साहित्यिक प्रयोग की कमी। साहित्यिक प्रयोग की कमी में कई बोलियों में साहित्यिक रचनाएं कम हो रही हैं। जो सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषाएं हैं उन्हीं में साहित्यिक जो योगदान है वो किया जा रहा है। हिंदी बोलियों का भविष्य। हिंदी की बोलियां भारत की सांस्कृतिक धरोहर हैं और इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। सरकार और समाज को मिलकर इन बोलियों के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करना चाहिए। डिजिटल युग में इन बोलियों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। हिंदी की बोलियां न केवल भाषाई विविधता को दर्शाती हैं, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का भी हिस्सा हैं। इन्हें समृद्ध और जीवित रखने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है।